नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न तो प्रश्न ही होते हैं, लेकिन वो है किस क्षेत्र से संबंधित ये बात करते हैं। प्रगतिशील और प्रयोगवादी काव्य से संबंधित ये 80 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो छांट कर मैंने यहाँ इकट्ठा किए हैं। उम्मीद तो यही है कि ये प्रश्न आपके अच्छे से काम आए और हमारे लिए लाभदायक रहे। तो इसके लिए आपको आरंभ से अंत तक ये वीडियो देखनी पड़ेगी। अवश्य देखें, उसको लाइक करें, आगे भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तो जो भी करना है वो करें आप, लेकिन इसको देखें ज़रूर। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी मेरी वीडियो। और ये प्रश्नोत्तर ही नहीं है, इससे संबंधित मैं लिटरेचर भी पढ़ाऊंगी आपको। ये मत सोचना कि प्रश्नोत्तर ही है, लिटरेचर भी आएगा। पहले थोड़ी सी प्रश्नोत्तर देख लें, फिर पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। देखिए, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम था? कई बार पेपर में आ जाता है और अक्सर हम पढ़ते भी हैं। तो नागार्जुन जी जो थे, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से पहले उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रेत का बयान नामक कविता का रचयिता कौन है? प्रेत का बयान किसने लिखी? तो यहाँ पर अगर नाम आता है हमारा, तो प्रेत का बयान लिखी नागार्जुन ने। उसके बाद है गीत फरोश नामक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा प्रश्न हमारा, गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार का नाम बताइए। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इसको भी आपको आप पहले वाली प्रश्नोत्तरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, एक क्विज के रूप में। पहले प्रश्न देखे, पॉज करे, उत्तर लिखे और फिर वीडियो चला ले, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितने आते हैं इसमें से प्रश्नोत्तर। उसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? यानी कि किस दर्शन से प्रभावित था, किसका उसके ऊपर प्रभाव था प्रगतिवाद का? तो हमारा जो मार्क्सवाद था उसका प्रगतिवाद पर प्रभाव था। उसके बाद आओ रानी हम ढोए पाल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचवा प्रश्न भी। ये किसकी प्रसिद्ध कविता की रचना है और किस कविता से ली गई है? तो किसने कवि ने लिखी, यहाँ पर कवि का नाम पूछा गया। पांचवा हमारा ये नागार्जुन की है। उसके बाद छठा प्रश्न हमारा, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह है, इसमें से किसका? ये आपको इसलिए भी याद करना पड़ेगा कि ये हमारे सिलेबस में भी है, +1 के सिलेबस में है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद करोगे। जो ना छठे का हमारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उसके बाद है हमारा, प्रगतिवाद काव्य की सीमा। जो हमारे प्रगतिवादी लेखक है वो अधिकतर एनसीईआरटी की 6ठी से लेकर 10वीं 12वीं तक की रचनाओं में काफ़ी सारा इनको जगह मिली है, तो इसलिए इनको अच्छे से याद करना। 2-3 प्रश्न आपको इनसे संबंधित अवश्य मिल जाते हैं पेपर में। उसके बाद 7वां प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इसमें से क्या है? प्रगतिवादी काव्य धारा की अगर बात करें तो इसकी समय सीमा है हमारी 1936 से 1943 तक। ये 1938 भी हो सकता है, 36 से शुरुआत होगी थी, कई जगह आपको 1938 से 1943 मिलेगा। उसके बाद है अगला हमारा 8वां प्रश्न, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, तो इसका उत्तर भी हमारा नागार्जुन रहेगा। ये मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, 9वां इनमें से कौन सा? आपको पता होगा द्विवेदी युग से पहले तक का समय था जब कवि 2-2 नाम से लिखते थे। उसके बाद ये अपने नाम से लिखना शुरू हुआ। पहले कवि का नाम कोई और होता था, लेखन का नाम कोई और होता था। 9वां प्रश्न हमारा, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? यानी कि 3 तो प्रगतिवादी है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन भी है, हरिओद नहीं है प्रगतिवादी कवि। उसके बाद 10वां प्रश्न आता हमारा, कुरुक्षेत्र। ये एमए के सिलेबस में थी हमारी। कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? कवि, उसमें पहले हमने कवि पढ़ा था, अब ये पूछा कि कवि का मूल उद्देश्य क्या है। यहाँ पे 10वां प्रश्न हमारा, तो कवि का मूल उद्देश्य युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन करना है, पहला ही आ जाएगा हमारा ए। उसके बाद हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 11वां, अक्सर आपको पेपरों में मिलेगा। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? अगर सिंपल इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो 1936 आएगा। अगर ये प्रश्न आता है भारतीय प्रगति लेखक संघ की प्रथम स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये इसकी पहले 1935 में लंदन में स्थापना हो गई थी। लेकिन अगर सीधा ये प्रश्न आता है तो भारत में भारतीय प्रगतिशील की लेखक संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। तो आप 1936 करोगे। इसमें 3 प्रश्न कवर कर दिए मैंने 11वें प्रश्न में आपके। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, देखिए अगला ही प्रश्न आ गया उसी तरह का, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले की बात आए तो 1935 में लंदन में हुई थी। अगर सिंपल प्रश्न आए तो फिर हमारा सबसे पहले ना आता कहाँ हुई थी, तो फिर लखनऊ आता, क्योंकि भारत में लखनऊ में ही हुई थी, शुरुआत वहां से करी थी। लेकिन इसकी जो ना यहाँ पर बैठक जो है वो लखनऊ में हुई थी। उसके बाद है आपका
अंधेरे में नामक कविता के रचयिता का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा 13वां भी। इसके रचयिता मुक्तिबोध है हमारे। उसके बाद हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किस कवि को माना जाता है, यानी कि गजल का प्रतिनिधित्व करने वाला हिंदी का कवि कौन सा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि +1 के सिलेबस में दुष्यंत कुमार की कविता है गजल जो है इसकी दुष्यंत कुमार की 2 है +1 में। साए में धूप जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट गजल है इनकी। उसके बाद 16वां प्रश्न है हमारा, इसमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, यानी कि दिनकर की कृति कौन सी है, सॉरी नहीं है कौन सी है। तो इसमें देखिए 16वां प्रश्न हमारा, 16वें का उत्तर रहेगा हमारा वैदेही वनवास कौन सी है। यहाँ पर आप इसमें लिखोगे नहीं है, ये प्रिंट में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसका बी आएगा, वैदेही वनवास दिनकर की रचना नहीं है, बाकी सारी दिनकर की है। 17वां प्रश्न है हमारा, उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था। उर्वशी का प्रकाशन जो था वो हमारा 1961 में हुआ था। उसके बाद 18वां प्रश्न है हमारा, गा कोकिल गा वर्षा पावक में कोयल किसका प्रतीक है। 18वां प्रश्न, कोयल कवि का प्रतीक है, वसंत के दूत का प्रतीक है, किसी का नहीं, क्रांति का, कवि के दूत, यानी कि स्वयं को कवि यहाँ पर जो है कोकिल के रूप में, क्योंकि कवि कविता कहता है तो वो स्वयं को ही यहाँ पर कवि कोयल के रूप में चित्रित करता है। उसके बाद 19वां प्रश्न है हमारा, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह पंक्ति किस कवि की है। 19वां प्रश्न हमारा, जूही की कली पंक्ति कवि का यह है, तोड़ती पत्थर की है ये गुरु हथौड़ा, इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो आप। उसके बाद 20वां प्रश्न हमारा, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक से माना गया है। तो यहाँ पर तार सप्तक 1943 में हुई थी, प्रयोगवाद उससे माना जाता है। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में थोड़ा सा अंतर है, प्रगतिवाद प्रगतिशील कविताएं थी, यानी कि पुरानी सोच को छोड़कर, और प्रयोगवाद नए नए एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग किए गए थे उस पर आधारित थी। उसके बाद 21वां प्रश्न है हमारा, तार सप्तक कथा संपादक के तार सप्तक के संपादक आएगा, एक कथा नहीं आएगा, के संपादक कौन थे, तार सप्तक के संपादक कौन थे, ये है हमारा प्रश्न ये। तो तार संपादक ये तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय, पहला जो 1943 में प्रकाशित हुआ था, सी आएगा इसका 21वें का। उसके बाद 22वां प्रश्न हमारा, प्रयोगवादी काव्य धारा का आरंभ कब से माना जाता है। 22वां प्रश्न उत्तर हमारा, प्रयोगवाद जो है वो तार सप्तक के साथ ही शुरू हो गया था, तो 1943 आएगा। उसके बाद अगला हमारा 23वां प्रश्न है, जिसका उत्तर जो है वो क्या होगा, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तो तार सप्तक का प्रकाशन जो है इसका ये रिपीट हो गया प्रश्न हमारा, डी आएगा 1943। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है। ये इस प्रकार के प्रश्न कई बार पेपरों में आते हैं। ये एक एक जो तार सप्तक में 7 कवि, दूसरे सप्तक में 7 कवि, तीसरे सप्तक में 7 कवि, चौथे सप्तक, इस प्रकार हर एक में 7-7 कवियों की रचना होती थी, जो मुख्य 7 कवि होते थे। तो 7 कवि थे, उन 7 में से मतलब यहाँ पर एक तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम 24वां प्रश्न जो हमारा किसी कारण से गलत प्रिंट हो गया, तो इसलिए 24वें प्रश्न को हम काट देंगे, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी जो है ऊपर कुछ और थी लाइन जो यहाँ लिखी हुई थी, कोई एक रचना पूछ के लिखा हुआ था कि कौन सा खंड काव्य में आता है, तो यहाँ पर ये प्रश्न गलत है, तो 24वां आप छोड़ दीजिए। 25वां प्रश्न है हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं को किस सप्तक में स्थान मिला था। तो दूसरा सप्तक था जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं को स्थान मिला था। उसके बाद 26वां प्रश्न हमारा, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। ये तीनों सप्तक का सन जरूर याद रख लीजिए, आप कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सप्तक के सन जो है तीनों के पूछे जाते हैं अक्सर। चौथा तो काफी लेट हुआ था, इसलिए चौथे का कम चांस होते हैं। 3 पहला, दूसरा, तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो ये जो है ना हमारा 26वां दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, इसका उत्तर हमारा आएगा 1951 में। शमशेर बहादुर किस सप्तक के कवि थे। 27वां हमारा, ये दूसरा सप्तक के कवि थे। ये मैं आपको जब पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगी तो इनकी एक ट्रिक है 7 कवियों को याद करने की, वो मैं आपको उसमें बताऊंगी, क्योंकि अब तो हमारे पास समय थोड़ा कम होता है प्रश्नोत्तरी में। उसके बाद 28वां प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। ये हमारा इसका सी आएगा, 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हमारा 29वां प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रतीक पत्रिका जो थी वो अज्ञेय द्वारा संपादित थी, तो ए आएगा इसका। उसके बाद 30वां हमारा, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। तीसरा जो है, बौद्धिकता, क्षणवाद, अतिशय व्यक्तिवाद और मार्क्सवादी दर्शन, तो 30वें का हमारा डी आएगा। मार्क्सवादी दर्शन जो है वो नई कविता की विशेषता नहीं है, ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में देखने को मिलती थी। उसके बाद 31वां प्रश्न है हमारा, कोसवत सिमटी रही यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। 31वां प्रश्न, इसका उत्तर हमारा किसकी रचना है। ये अज्ञेय की है, अज्ञेय ने इस प्रकार की रचनाएं लिखी है। अज्ञेय का जो है एक शेखर एक जीवनी, काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास भी था, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का जिक्र उन्होंने किया है। 32वां प्रश्न है हमारा,
मोचीराम कविता के रचयिता का, ये भी इम्पोर्टेंट है, रचना कई बार पूछ ली जाती है किसकी रचना है, तो ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। उसके बाद 33वां प्रश्न है हमारा, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन कभी घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यानी कि यहाँ पर इस पंक्ति का मूल मंतव्य क्या है, यानी कि यह पंक्ति किस उद्देश्य से कही है कवि ने। इसमें पुराने शब्दों की अर्थ था, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो पुराने शब्द थे देवता यानी कि पुराना, जिसमें आस्था थी, वो टूट गए हैं, तो ए इसका उत्तर आएगा हमारा 33वें का। उसके बाद 34वां प्रश्न है, नाटक जारी है के रचयिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 34वां भी, कई बार ये रचना पूछ ली जाती है, नाटक जारी है के रचयिता का नाम बताइए। तो हमारा इसका ये जो है लीलाधर जगुड़ी की है, ये नाटक जारी है 34वां। उसके बाद 35वां प्रश्न है हमारा, इसमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है। 35वां मछली घर विजय देव नारायण शाही की है। उसके बाद हमारा 36वां प्रश्न में रघुवीर सहाय की बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है। रघुवीर सहाय की काव्य कृति का नाम बताइए। 36वां प्रश्न हमारा सीढ़ियों पर धूप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा 27वां, सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया। जो सन 1975 के बाद कविताएं लिखी गई उनको समकालीन कविता का नाम दिया गया। उसके बाद आ गया हमारा लक्कड़ बग्घा हंस रहा है, लक्कड़ गग्घा नहीं है बग्घा है, हंस रहा है के रचयिता का नाम बताइए। 38वां प्रश्न, ये हमारी जो ना चंद्रकांत देवतले की रचना है, बी ऑप्शन इसका रहेगा। उसके बाद 39वां जो है हमारा, खिचड़ी विपल्लव देखा हमने के रचनाकार का नाम। विपल्लव होता है पल्लावन, यानी कि सारी चारों ओर जो न प्रलय हो जाना, उसको विपल्लव कहते हैं। खिचड़ी विपल्लव देखा हमने। 39वें का ये नागार्जुन की है, इस प्रकार की रचना है, नागार्जुन बहुत लिखते थे। उसके बाद साखी के रचयिता इनमें से कौन है, साखी रचना का नाम है, उसके रचयिता का नाम विजय देव नारायण शाही है। उसके बाद 41वां, नई कविता पत्रिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 41वां प्रश्न भी, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो 41वें का आएगा हमारा सी, 1954 में हुआ था। उसके बाद 42वां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस शतक के कवि थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सर्वेश्वर दयाल भी पूछ लिए जाते हैं किसके थे, तो ये तीसरे शतक के कवि थे हमारे। उसके बाद 43वां, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है। 43, तो हमारा अंधा युग जो है वो महाभारत पर आधारित है। ये नाटक धर्मवीर भारती का आपने एमए के सिलेबस में भी पढ़ा होगा। उसके बाद किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की। 44वां प्रश्न है हमारा, नागार्जुन है, मैथिली में लिखा, उर्दू में लिखा और हिंदी में भी लिखा। केचुआ शब्द का प्रयोग कवि किस कविताओं में हुआ, तो आपने मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था, छायावाद में निराला ने जो ना मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, उसको केचुआ छंद की संज्ञा भी दी गई थी, तो निराला ने सबसे पहले प्रयोग किया था इसका। उसके बाद 46वां जो है, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इसमें से कौन है। 46, इसमें से लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक विजय देव नारायण शाही आएगा, सी है इसका 46। 47 का, अज्ञे को साहित्य अकादमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 47वां भी, आंगन के पार द्वार, ये उनकी रचना थी जिस पर उनको मिला था। उसके बाद 48वां, सतपुड़ा के जंगल काव्य कृति की रचना, ये पहले सिलेबस में होती थी, अब तो नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल। उसके बाद आप आत्मनेपद, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी दोनों 48 और 49। आत्मनेपद के लेखक का नाम बताइए, अज्ञेय की है आत्मनेपद। उसके बाद मदन वात्स्यायन किस शतक के कवि थे। 50वां हमारा, तीसरा शतक के कवि रहे मदन वात्स्यायन। उसके बाद 51वां प्रश्न है हमारा, इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है, यानी कि व्यंग्यात्मक रूप में निराला ने कौन सी। कुकुरमुत्ता है, जो उन्होंने हमारे नेताओं पर लिखा है कुकुरमुत्ता। ये सारी निराला की रचनाएं चारों, कुकुरमुत्ता व्यंग्यार्थ। उसके बाद अगला हमारा 52वां, शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवित्री है। शकुंतला माथुर की रचनाएं भी सप्तकों में छपी थी। 52वां, इसका बी उत्तर है, प्रयोगवाद आएगा हमारा। उसके बाद 53वां प्रश्न है, इन रचनाओं में से कौन सी सबसे पहले लिखी गई, यानी कि जो इनका समय है वो देखना है हमारा, थोड़ा सा मुश्किल होते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो पल्लव जो है छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये बाकी रचनाएं ये जो न उत्तरार्ध छायावाद में लिखी गई थी, साकेत विवाद में और परिमल भी। पल्लव जो है इसमें सबसे पहले लिखी गई थी। उसके बाद कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। यहाँ पर 4 रचनाएं हैं, तो यहाँ पर बुद्ध और नाच घर प्रभात फेरी पढ़ने पत्रिका 55वां प्रश्न हमारा, इसमें प्रभात फेरी हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। उसके बाद 56वां प्रश्न है, 56वां प्रश्न हमारा, इनमें से प्रसाद का गीति काव्य कौन सा है। गीत काव्य या गीति काव्य प्रसाद का कौन सा है। 56वें का उत्तर हमारा लहर प्रसाद का गीति काव्य है, वो गीतात्मकता में लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आगे हमारा 57वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई। यदि सुभद्रा कुमार की कविता
कुमारी चौहान की कविताओं की बात करें तो इनकी जो झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये काफी लोकप्रिय हुई, इन्होंने काफी नाम किया सुभद्रा कुमारी चौहान का। उसके बाद मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर चाहे वीर अनेक, यह पंक्ति किस कवि की, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा उसमें से है ये। उसके बाद देश प्रेम वह पास क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, यह पंक्ति इसमें से किस कवि की है। ये देश प्रेम का अगर हम निबंध भाषण भी देते हैं तो अक्सर इस पंक्ति का उल्लेख करता भरा नहीं है भावों से, और ये पंक्ति ये अक्सर ली जाती है, तो किस कवि की है यहाँ पर पूछा है, तो राम नरेश त्रिपाठी की ये कवि पंक्ति है। उसके बाद हमारा 60वां प्रश्न है, हाइकू कविता भारत के किस देश से आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। हाइकू जो छंद है ये हाइकू, ये जापान से आया था, और इसका अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो त्रिलोचन ने इसका सबसे पहले हिंदी साहित्य में प्रयोग किया था हाइकू छंद का। उसके बाद 61वां प्रश्न आता है हमारा, इनमें से कौन सा पात्र उर्वशी का है, यानी कि उर्वशी का कौन, ये 4 पात्र दिए गए हैं, एक उर्वशी का है, तो सुकन्या उर्वशी का पात्र है यहाँ पे। उसके बाद है हमारा 62वां प्रश्न, जिसमें त्रिशूल इसमें से किस कवि का उपनाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है पेपर में। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को त्रिशूल नाम से लिखते थे, वो कौन सी कृति सबसे पहले लिखी गई, फिर उसी प्रकार का आ गया, ये थोड़े से समझने की बात होती है, वैसे तो याद नहीं रहता। चुभते चौबते पद्य प्रसुन्न रस कलश प्रिय प्रवास, तो इसमें सबसे पहले लिखी गई पंक्ति प्रिय प्रवास है, जो एक सबसे पहली गद्य रचना भी मानी जाती है। उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ का नाम क्या है, 64वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर जो है रीति कलश उन्होंने जिसमें रीति का निरूपण किया रस कलश है। उसके बाद 65वां प्रश्न है हमारा, कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है, यानी कि 4 कवियों में से एक कवि ऐसा है जो तीसरे सप्तक का नहीं है। यहाँ पर तार सप्तक शमशेर बहादुर, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन और केदार सिंह, तो तीसरे सप्तक की बात शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के थे। उसके बाद 66वां प्रश्न है हमारा, नरेश मेहता किस सप्तक के कवि थे, तो यहाँ पर दूसरे सप्तक में नरेश मेहता की कविताएं छपी थी। उसके बाद 67वां है, 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ था, ध्यान हो तो आपको ये मैंने पहले भी करवाया है प्रश्न, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था और तीसरा 1959 में, और तार सप्तक जो था पहला नहीं है, तार सप्तक है वो जो था वो 1943 में। सावन मेघ किस कवि की लिखी गई रचना है, 68वां प्रश्न हमारा, तो अज्ञेय ने लिखी है, सी उत्तर है इसका। उसके बाद 69वां प्रश्न, साहित्यकार कला और साहित्य को कमर्शियल पोर्नोग्राफी के स्तर पर उतारते जा रही है, पंक्ति किस आलोचक की है, यह पंक्ति आएगा, कहानी नहीं आएगा, यह पंक्ति किस आलोचक की है, 69, तो यह जो है ना कुमार विमल ने यह पंक्ति कही है। उसके बाद हमारा 17वां आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, दुख सबको मांझता है, कई बार आती है भी पेपर में, यह पंक्ति किस कवि की है, 17वां हमारा, इसका उत्तर रहेगा अज्ञेय, अज्ञेय की पंक्ति है, क्योंकि अज्ञेय ने खुद अनुभव किया और उनकी रचनाओं में ऐसा कुछ बहुत कुछ दिखाई देता है। उसके बाद 71वां प्रश्न है हमारा, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कौन है, नरेश मेहता ने प्रार्थना पुरुष लिखा है, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित थे ये। उसके बाद 72वां प्रश्न है हमारा, इसमें से समकालीन कविता से जुड़ा कवि कौन है, 72वें प्रश्न का नरेश मेहता, धूमिल समकालीन कवि धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। उसके बाद 73वां प्रश्न है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि थे, ये रिपीट हो गया हमारा प्रश्न, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, दूसरा सप्तक के कवि थे। उसके बाद 74वां प्रश्न है, हजार हजार बाहों वाली रचना के कृतिकार कौन है, 74वें का हमारा नागार्जुन की रचना है हजार हजार बाहों वाली, सी आएगा। 75 इसमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है, 75वां प्रश्न हमारा, दीवारों पर खून, सी है हमारी इसकी। उसके बाद बैरंग बेनाम चिट्ठियां, ये इंपॉर्टेंट रचना है, बैरंग बेनाम चिट्ठियां किस गीतकार की कृति है, 76वां हमारा, ये रामदरस मिश्र की पंक्ति रचना है ये। उसके बाद 77वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन से संकलन का संपादक डॉक्टर शंभुनाथ ने किया है, 77वां प्रश्न हमारा, नवगीत अर्धशती संकलन था जिसका संपादन डॉक्टर शंभुनाथ ने किया था। उसके बाद 78वां हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया था, तो इसका उत्तर 78 का हमारा आएगा, डॉक्टर कमलेश भट्ट ने इसका संपादन किया था। उसके बाद 79वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा हाइकू कविता से जुड़ा हुआ, हाइकू मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, जापानी छंद था एक हाइकू, तो इसमें से कौन सा कवि था जो हाइकू छंद में रचना करता था, जुड़ा हुआ आने से ये फिर हाइकू पत्रिका से जुड़ा हुआ, उससे अभिप्राय ये है, तो इसका उत्तर हमारा डॉक्टर रामकृष्ण वर्मा आएगा, यानी कि सी। उसके बाद हमारा अंतिम और 80वां प्रश्न है, केचुआ छंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की रचनाओं में हुआ था, ये हमारा पहले आ चुका, रिपीट हो रहा है,
है, कोई बात नहीं, फिर भी देख लीजिए इसको, ये हमारा निराला है। तो इस प्रकार हमारे 80 नंबरों की प्रश्नोत्तरी पूरी हुई। तो प्रश्नोत्तरी तो हमारी तब पूरी होगी जब हम इसको अच्छे से देखेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो